कहावत पुरानी है कि आग से खेलना नहीं चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि बिना आग से खेले आग बुझाएगा कौन। जब आग लगती है तो उसकी बेलगाम लौ और झुलसा देने वाली तपिश अच्छे अच्छों को जला डालती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धधकने वाली लौ और तपिश में खुद को तपाकर उस वक्त अपनी जान दांव पर लगाकर उसी आग से खेलते हैं जो आग दूसरों को जला डालती है। आज कहानी दिल्ली फायर सर्विस के ऐसे जांबाज की जो फ्लावर नहीं सच में फायर है। सीधी फायर कॉल है आपके लिए, सीधी फायर कॉल है। फायर कॉल नोट करेंगे, फायर कॉल नोट करें। यूं तो हर दफ्तर में फोन होता है, फोन बजता भी है, लेकिन इस फोन और इस फोन की घंटी दोनों तमाम फोन और उसकी बजने वाली घंटी से बिल्कुल अलग है। इस फोन की बजने वाली हर घंटी अपने साथ एक आग लेकर आती है और लीजिए घंटी बज गई। बाइक के अंदर आग। SW84 इधर घंटी बजी, उधर फोन उठा। फोन उठाने वाले ने डायरी पर पता लिखा और फिर अचानक पूरे अहाते में सायरन की आवाज गूंज उठी। यहाँ रहने वाले लोग इस सायरन के बजने का मतलब बखूबी जानते हैं। सायरन बजते ही जो जिस हाल में होता है दौड़ पड़ता है। ये सायरन उन्हें इतनी मोहलत भी नहीं देता कि वो ठीक से कपड़े पहन सके या जूते पहन सके। इसीलिए कई बार तो जूते हाथ में लेकर ही दौड़ना होता है। अब सभी भागते हुए इस गाड़ी तक पहुंचते हैं। इस गाड़ी को तो आप पहचानते ही होंगे। इसे अंग्रेजी में फायर ब्रिगेड और आम भाषा में दमकल कहते हैं। अब इसे देखकर इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि अभी अभी कहीं आग लगी है। वो फोन की घंटी उस आग की खबर देने के लिए बजी थी। वो सायरन फायर फाइटर्स को आग बुझाने वाली इस गाड़ी तक पहुंचने के लिए बजा था। अब सभी फायर फाइटर्स दौड़ते भागते इस गाड़ी में बैठ चुके हैं। ड्राइवर भी मुस्तैद है। सायरन बजाते हुए गाड़ी अब तेजी से सड़क की तरफ भागती है। हर लम्हा कीमती है। इससे पहले कि आग की गुस्सैल लौ सब कुछ खाक कर दे, इन्हें उस पर पानी डालकर उसके गुस्से को शांत करना है। लेकिन ट्रैफिक तो ट्रैफिक है। कई बार सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां भी इनकी इमरजेंसी को समझ नहीं पाती, पर ड्राइवर को तजुर्बा है। किसी तरह उस ट्रैफिक के बीच से अपनी गाड़ी को भगाता हुआ आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच ही जाता है जहां आग लगी है। अब यहाँ से ड्राइवर का काम खत्म और गाड़ी में बैठे फायर फाइटर्स का काम शुरू होता है। ऐसी भयानक तस्वीरें आपकी नजरों से कई बार गुजरी होंगी। छोटी बड़ी आग की ऐसी तमाम खबरें भी आपने अनगिनत बार सुनी होंगी। ऐसी घटनाओं के बाद जब आग की लपटों और धुएं के गुबार से हर कोई दूर भाग रहा होता है, तब उस वक्त यही वो जाबाज फायर फाइटर्स होते हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर आग की लपटों के करीब पहुंचते हुए गुस्सैल आग को शांत करने की कोशिश करते हैं। ये दिल्ली अग्निशमन सेवा यानी फायर सर्विस का हेडक्वार्टर है, दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में। इस हेडक्वार्टर के अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुल 71 फायर स्टेशन हैं, जिनमें 323 आग बुझाने वाली गाड़ियां हैं। कुल 2500 फायर फाइटर्स हैं। इन्हीं 2500 फायर फाइटर्स के ऊपर पूरी दिल्ली को आग से बचाने या आग बुझाने की जिम्मेदारी है। हालांकि आबादी के हिसाब से इनकी तादाद कम है। कहाँ दिल्ली के 2.5 करोड़ की आबादी और कहाँ 2500 फाइटर्स, लेकिन इसके बावजूद इनके हौसलों में कोई कमी नहीं है। टोटल हमारे पास 71 फायर स्टेशन है दिल्ली के अंदर अभी, और हमारे पास जो टोटल फ्लीट है हमारा वो 323 का है। सर्दी या बरसात तो ठीक है, लेकिन गर्मी में हालात सबसे बुरे होते हैं, खास तौर पर मई और जून का महीना। ये वो 2 महीने हैं जिनमें दिल्ली समेत देश भर में आग लगने की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं।
औसतन इन 2 महीनों में हर दिन फायर सर्विस को आग लगने के 200 से ज्यादा कॉल आते हैं। इनमें से 10-20 कॉल को छोड़ भी दे तो हर दिन 125 या 200 दमकल की गाड़ियां सड़कों पर सायरन बजाती आपको नजर आ जाएंगी। हालांकि दिल्ली के मौसम को देखते हुए दिल्ली फायर सर्विस ने 12 महीनों को कुल 4 क्वार्टर में बांट रखा है। ये बंटवारा महीने और मौसम के हिसाब से लगने वाली आग के मद्देनजर किया गया है। हम साल को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारा पहला क्वार्टर है वो इसमें ज़्यादा कॉल्स नहीं होती, एवरेज कॉल्स होती हैं। जो हमारा सेकंड क्वार्टर होता है, जो अप्रैल से लेकर के और जुलाई तक जाता है, उसमें हमारी कॉल्स 2 टाइम से भी ज़्यादा चली जाती हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वार्टर है या उसमें भी फिर एवरेज कॉल रहती हैं। और फिर जो हमारा फेस्टिवल सीज़न वाला क्वार्टर आता है, जिसमें फेस्टिवल्स आते हैं, उसमें हमारी कॉल्स बढ़ती हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉल्स जो हमारी बढ़ती हैं क्वार्टर सेकंड जो हमारा है, जो समर सीज़न जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर बढ़ती हैं। जो नॉर्मली हमारी कॉल 80 to 90 होती हैं पर डे, वो इस सीज़न के दौरान 200-250 तक चली जाती हैं। चलिए आज आपको बताते हैं कि फायर सर्विस, फायर फाइटर्स, दमकल की गाड़ियां, आग बुझाने के उपकरण और आग से लड़ने के अलग अलग वो क्या तरीके हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो शुरुआत उस शुरुआती जगह से जहां से इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत होती है, यानी कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम दिल्ली फायर सर्विस के हेडक्वार्टर में बना है। 102 नंबर पर जब भी कोई फायर डिपार्टमेंट को फोन करता है तो उसकी घंटी इसी कंट्रोल रूम में बजती है। इस कंट्रोल रूम में 365 दिन और 24 घंटे कोई न कोई फोन के पास बैठा होता है। कंट्रोल रूम में सिर्फ फोन उठाने के लिए 100 लोगों की एक पूरी टीम है। हर शिफ्ट में कम से कम 25 लोग काम करते हैं। हमें जो कॉल मिलती है वो हमारे कंट्रोल रूम पे आती है। पहले कंट्रोल रूम पे आने के लिए उसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। जैसे कि या तो किसी ने सीधा ही 101 पे कॉल किया तो हमारे पास आएगी, या 112 पे अगर किसी ने कॉल किया तो हमारे पास, हम इंटीग्रेटेड हैं उसके साथ, वो कॉल वहाँ से हमें आ जाती है तुरंत ट्रांसफ़र होके। तीसरा तरीका है कि जितने इमरजेंसी के और कंट्रोल रूम्स हैं उनके साथ हमारा कंट्रोल रूम हॉटलाइन से कनेक्टेड है। अगर उनको कोई फायर की कॉल मिलती है तो हॉटलाइन के थ्रू भी वो हमें ट्रांसफ़र होती है। ये कॉल रिसीव करते हैं। रिसीव करने का एक यहाँ ये पैड है, इसमें कॉलर का नाम, जो कॉलर होता है उसके कुछ इसमें इंफॉर्मेशन है जो इनको ये भरते हैं। उसका नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, लैंडमार्क और किस थाने के लोकेशन के नज़दीक है, उसको इस स्लिप को पूरा भरने के बाद ये फिर हमारा वायरलेस सिस्टम है, वहाँ कॉल को देते हैं। वहाँ से कंसर्न स्टेशन को कॉल रिसीव हो जाती है। तो ये फायर कंट्रोल रूम है। ये वो कंट्रोल रूम है जहाँ पूरे दिल्ली की कॉल्स यहाँ आती है और यहाँ से कॉल जो है वो आगे की तरफ डाइवर्ट की जाती है, आगे की तरफ जो है फॉरवर्ड की जाती है और वहाँ से ये तय होता है कि कौन से थाने में ये पूरा मामला आता है, कौन सी लोकेशन का, और उस लोकेशन के पास वाले फायर सर्विस पर ये कॉल ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और वहाँ के जो फायर फाइटर्स होते हैं, वहाँ की जो टीम होती है वो पहुँचती है और वहाँ रेस्क्यू वाली जगह पर पहुँच जाती है। तो ये वो सेंटर है जहाँ से पूरी दिल्ली की कॉल इनके पास आती है और ये उन कॉल्स को जो है वो अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। फोन पर आग लगने की इत्तला मिलते ही कंट्रोल रूम उस फायर स्टेशन को पलटकर फौरन फोन करता है जो आग लगने वाली जगह से सबसे करीब हो। कंट्रोल रूम फायर स्टेशन को आग की इत्तला देने के साथ साथ ये भी जानकारी देता है कि आग घर में लगी है, दुकान में, मॉल में, होटल में, बहुमंजिला इमारत में, दफ्तर में या झुग्गी में। इसके साथ ही कंट्रोल रूम ये भी बताता है कि आग कितनी बड़ी या छोटी है। इसकी वजह यह है कि इससे फायर स्टेशन को ये समझने में आसानी हो जाती है कि मौके पर दमकल की कितनी गाड़ियां भेजनी है और कौन सी गाड़ियां भेजनी है। जब कॉल हमारे कंट्रोल रूम में मिल जाती है तो अभी हमारे यहाँ मैनुअल सिस्टम है। जो कंसर्न वहाँ पर ड्यूटी पे ऑफिसर्स होते हैं वो इमीडिएटली देखते हैं कि कहाँ की कॉल है, उसके अकॉर्डिंगली वो जो है फायर स्टेशन चूज़ करते हैं कहाँ से रिस्पॉन्स कराना है। साथ ही साथ प्री डिफाइंड SOPs भी हैं हमारे कि जिस तरह की कॉल होगी उसके अकॉर्डिंगली कितनी गाड़ियाँ और कितने ऑफिसर्स का टर्नआउट होना है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो ऑफिसर्स कंसर्न स्टेशंस को और कंसर्न ऑफिसर्स को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। चूँकि कंट्रोल रूम से कभी भी फोन आ सकता है, इसीलिए हर फायर स्टेशन में फायर फाइटर के साथ साथ दमकल की गाड़ियां भी 24 घंटे तैयार रहती हैं। हर दिन सुबह शाम गाड़ियों की चेकिंग होती है ताकि ऐन वक्त पर वो धोखा ना दे।
कितने टाइप की गाड़ियाँ, किसकी कितनी कैपेसिटी है पानी? मैम जो उस साइड पे खड़ी है वो SWT, हाँ, 4 स्मॉल वाटर टेंडर, वो छोटी आग के लिए होती है वैसे, उसकी 3000 रहती है ना, 4-5 हज़ार लीटर के समथिंग उसमें आता है। उसके बाद होता है बाउजर, ये 10 से 12 हज़ार लीटर होगा जी। उसके बाद आ गई मैम ये AWT, हाँ जी, आर्टिकुलेटर वाटर टावर, ये ना रिमोट से चलती है मैम टोटली। जैसे यहाँ पे खड़ी है नीचे, तो यहाँ से ये ऑपरेट हो जाएगी एटलीस्ट 57 मीटर तक। 57 मीटर में देख लो मैम कितने हो जाएगी लगभग, हाँ 10 फ्लोर से भी ऊपर जी जी। किसी बड़ी बिल्डिंग में, सोसाइटी में, जी, अपार्टमेंट अगर हाई में? राइज बिल्डिंग में है या फैक्ट्री वगैरह में है तो उनके लिए बेस्ट है। ये इसमें कैमरा लगा हुआ है, इसका मॉनिटर है, उस पर आगे कैमरा लगा हुआ है, नीचे इसमें डिस्प्ले में सब दिखता रहता है और ये रिमोट की तरह चलती है। QRV भी है? हाँ वो साइड खड़ी हूँ वो। उसके बाद ये है TTL, टर्न टेबल लैडर। मैम ये एटलीस्ट 30 मीटर तक हाई चली जाती है। इसमें आगे केज है, उस पर हम लोग भी जा सकते हैं, मतलब कोई ऊपर फंसा हुआ है इंसान तो उसे इसके थ्रू उतार सकते हैं, और साथ में इससे ऊपर जाकर हम फायर फाइटिंग भी कर सकते हैं ऊपर ही से ही। इसमें होज वगैरह कनेक्ट हो गए, इनका खुद का पानी नहीं होता, इन दोनों गाड़ी में खुद का पानी नहीं स्टोर होता जैसे उनमें है। अगर इनको ऑपरेट करना है तो बाउजर की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हीं का पानी इनको सप्लाई चाहिएगा जी। ये QRV है मैम। QRV मतलब? क्विक, हाँ क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल। इसमें मैम ये 100 लीटर का ये पंप ये रखा हुआ है, तो ये एटलीस्ट छोटी मोटी आग के लिए है। मकसद क्या है? मेन छोटी छोटी गलियों के लिए, जैसे कंजस्टेड गली है जहाँ पे वे नहीं जा सकती और छोटी मोटी फायर है तो उनके लिए है। दमकल की गाड़ियों के लिए सबसे जरूरी चीज है पानी। वो पानी ही है जिससे आग बुझाई जाती है। दिल्ली के हर फायर स्टेशन में बाकायदा पानी के बोर पंप लगे हैं, जो बेहद फोर्स के साथ और कम वक्त में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के टैंक को फुल करते हैं। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर से भी दमकल की गाड़ियों में पानी भरा जाता है। इसके लिए बाकायदा फायर फिलिंग पॉइंट बनाए गए हैं। जिस तरह हर दिन सुबह शाम गाड़ियों की चेकिंग होती है, उसी तरह दमकल की गाड़ियों के पानी को भी चेक किया जाता है। गाड़ियों में हमारे 27 फायर स्टेशंस के ऊपर ऑलरेडी बोर है अपना, हम वहाँ से भरते हैं, या जो जल बोर्ड के हमारे फिलिंग पॉइंट्स हैं उनसे भरते हैं, या जो आसपास कहीं बिल्डिंग है हमारी जो हाई राइज बिल्डिंग है उनमें भी पानी की पूरी व्यवस्था होती है, उन बिल्डिंगों से हम इन गाड़ियों को भरते हैं। दमकल की अलग अलग गाड़ियों में गाड़ियों के टैंक के साइज के हिसाब से एक गाड़ी में 2,500 से 3,000, 4 से 5,000 और 12,000 लीटर तक पानी आता है। इसके अलावा कई आग ऐसे होते हैं जिन पर पानी का असर नहीं होता। ऐसी आग को फोम और खास केमिकल से बुझाया जाता है। देखिए गाड़ियों की जो कैपेसिटी है वो वाटर कंटेनिंग अलग अलग है। जैसे कि मेरे पास स्मॉल वाटर टेंडर है, नॉर्मल वाटर टेंडर है और वाटर बाउजर है। 3 गाड़ियां हैं मेरे पास जो वाटर कैरी करती हैं। इनमें जो स्मॉल वाटर टेंडर है उसमें 2,500 से 3,000 के बीच का टैंक है, और जो नॉर्मल वाटर टेंडर है उसमें 4 से 5,000 का टैंक होता है, और जो वाटर बाउजर है वो 12,000 लीटर का है। तो ये अब कितनी देर चलेगी, अगर आप देखें तो इसमें जो पंप लगा है वो 1800 LPM का पंप है हमारी गाड़ियों में। तो अगर मैं दोनों डिलीवरी फुल थ्रोटल यूज़ कर देता हूँ तो आप 1800 से भाग कर लें इस क्वांटिटी को, तो आपको समय पता लग जाएगा। तो यानी कि 4,000 की जो है वो 3.5 मिनट में खाली हो जाएगी, करीब 5,000 वाली। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी हमेशा ही ऐसा होता हो, इट डिपेंड्स। जो मेरा पहला ऑफिसर सीन पे पहुंचता है वो सीन का साइज अप करता है, सिचुएशन देखता है। इमीडिएटली हमें इतना एक्सपीरियंस होता है, इतनी ट्रेंड होते हैं हम लोग कि उसको जाते ही पता लग जाएगा कि हाँ मुझे कितनी गाड़ियाँ चाहिए, कितनी ब्रांच मुझे ऑपरेट करनी है। उसके अकॉर्डिंगली वो फायर को अपग्रेड कर देता है। फोम टेंडर्स हैं जहाँ पर पानी की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से कुछ फायर को हम नहीं बुझा सकते। जहाँ में जैसे लिक्विड फ्यूल की फायर है वहाँ हमें डेंसिटी कम करनी होती है पानी की, तो उसके लिए हम फोम कंसनट्रेट वाले हमारे पास टेंडर हैं जो हम पानी में ऐड करके उसकी डेंसिटी कम करते हैं, जिनको हम फोम टेंडर्स बोलते हैं। वो हमारे पास हैं, उनको हम यूज़ करते हैं ऐसी फायर्स के ऊपर। इसमें होज पाइप हैं,
ब्रांच है, फोम ड्रम है, BA सेट है, कटिंग टूल है, ये सब चीज़ आप देखना चाहो देख सको। और लेडर, एक्सटेंशन लेडर है। इसमें पंप है। हाँ जी, हाँ पानी इससे ये डिलीवरी है, ये पंप है। हाँ, इससे आगे है, इसे कनेक्ट हो जी, यहाँ कनेक्ट करके और बढ़ाते चले जाओ। पानी का पाइप है वो इससे कनेक्ट कर देते हैं हाँ, इससे कनेक्ट करते हैं। और इसे चला देते हैं, फिर वहाँ पर जाके हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। हाँ, छोटी आग के लिए एक कैमरा आया था, गाड़ी को बैक करना हो उसमें दिखाई है। छोटी मोटी आग के लिए हौजरी लगी हुई है, इससे छोटी मोटी आग के लिए इससे ही काम हो जाए। हाँ, बड़ी आग के लिए पाइप द्वारा। आपको शायद पता ना हो, दमकल की गाड़ियों में आग बुझाने के लिए जो पानी होता है वो बिल्कुल साफ पानी होता है। वो पानी जो हमारे और आपके घरों में आता है, पीने वाला पानी। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? असल में फायर फाइटर्स हर रोज आग बुझाने के दौरान आग के बीच उस तपिश से गुजरते हैं जब गला सूखने लगता है। पल पल आग की लौ तेज होती जाती है। ऐसी सूरत में प्यास लगने या गला सूखने पर वो आग को छोड़कर पानी पीने नहीं जा सकते, इसीलिए वो उसी पानी को पीते हैं जिससे आग बुझाते हैं। गाड़ियों में हमारे 27 फायर स्टेशंस के ऊपर ऑलरेडी बोर है अपना, हम वहाँ से भरते हैं, या जो जल बोर्ड के हमारे फिलिंग पॉइंट्स हैं उनसे भरते हैं, या जो आसपास कहीं बिल्डिंग है हमारी, जो हाईराइज बिल्डिंग है, उनमें भी पानी की पूरी व्यवस्था होती है, उन बिल्डिंगों से हम इन गाड़ियों को भरते हैं। इनके अंदर नॉर्मल जो है बोर का पानी या ड्रिंकिंग वाटर जो जल बोर्ड का है वही हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं। कई बार ब्रांचमैन जो है सेकंड ब्रांचमैन को कवर देता है पानी के से ही, पानी का शावर चला के, तो वो पानी उसकी बॉडी पे भी टच होता है, बार बार भीगता भी है वो उस पानी में। और कई बार फायर फाइटिंग करते हुए वो पानी गलती से भी पी जाता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि उसको अंदर घुसा हुआ है, प्यास लग रही है तो वो उस ब्रांच से पानी भी पी लेता है। तो हम इसलिए नॉर्मल वाटर जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है और जो बोरिंग का वाटर है उसी को हम लोग यूज़ करते हैं, बाकी वाटर हम यूज़ नहीं करते। फायर फाइटर्स के इन कपड़ों को तो आपने देखा होगा। तपती गर्मी में आग की तपिश के बीच कई बार ये इतने ज्यादा तापमान से घिरे होते हैं कि इनके ये कपड़े ना हो तो ये खुद जल जाए। लेकिन इन कपड़ों और इनके पहने बूटों का वजन इतना ज्यादा होता है कि आम इंसान तो ठीक से चल भी ना पाए, और इन्हें तो दौड़ना होता है। जैसे ही घंटी बजती है, कॉल आती है, पता चलता है कि ज़िंदगी खतरे में है, पता चलता है कि आग लग चुकी है, फ़ौरन 1 मिनट के अंदर ये फायर फाइटर्स अपने इस लबादे को ओढ़कर, इस हेलमेट को पहनकर, इन बूट्स को पहनकर तैयार हो जाते हैं उस जगह पर पहुंचने के लिए जल्द से जल्द, जहां पर कई लोगों की ज़िंदगी जोखिम में पहले से ही रहती है। अब ये सोचिए 1 मिनट के अंदर की पूरी तैयारी और उसके बाद 45 डिग्री टेम्परेचर बाहर का, और जो इन्होंने जैकेट पहनी है काफ़ी मोटी जैकेट है क्योंकि ये उनको भी प्रोटेक्ट करती है आग से। ये जो हेलमेट है इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, लगभग 2 किलो के आसपास का ये हेलमेट होता है। जो बूट्स इन्होंने पहने हैं, इस बूट्स का वज़न भी लगभग 4 से 5 किलो का है। तो एक वज़नी लबादा अपने ऊपर ओढ़े हुए ये फायर फाइटर्स फ़ौरन निकल जाते हैं उस जगह पर पहुंचने के लिए जहां पर आग की सूचना मिली होती है, और उसके बाद वहां पर जाने के बाद वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। दिल्ली फायर सर्विस के लिए सबसे मुश्किल काम होता है आग लगने वाली जगह पर वक्त पर पहुंचना। इसके लिए बाकायदा खुद फायर सर्विस ने अपनी टीम के लिए रिस्पांस टाइम तय किया हुआ है। मेट्रो पिलर नंबर 42 पचकुनिया रोड। कंट्रोल रूम में फोन की घंटी बजने के बाद जैसे ही सायरन बजाया जाता है, उस सायरन के बजने का मतलब ये है कि अब अगले 1 मिनट में फायर फाइटर्स जिस हाल में भी हो, उन्हें दमकल की गाड़ी में बैठकर फायर स्टेशन छोड़ देना होता है। जैसे इस फायर स्टेशन में घंटी बजती है और कॉल आती है कि कहीं पर आग लग गई, आग लगने के बाद फ़ौरन ये दमकल की गाड़ी और ऐसी बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं। 1 मिनट के अंदर फायर फाइटर्स यहाँ पर आ जाते हैं। आगे वाली सीट पर ड्राइवर होता है, एक इंचार्ज होता है, पीछे 4 फायर फाइटर्स होते हैं और इस गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं। आपको दिखाते हैं गाड़ी अंदर से दिखती कैसी है। देखिए इस गाड़ी में जो आगे की सीट है वहाँ पर एक ड्राइवर होते हैं। सर स्पेस है अंदर आने का? हाँ, तो आपको अंदर लिए चलते हैं। यहाँ पर जब आप एंट्री करेंगे तो एक इस वाली सीट पर ड्राइवर होते हैं और उसके बाद
अंदर जो है वो काफ़ी जगह होती है पीछे बैठने के लिए भी और यहाँ बैठने के लिए भी। तो ये मेरे राइट साइड पर ड्राइवर साहब बैठते हैं और यहाँ पर एक इंचार्ज होते हैं और पीछे की तरफ जो कैबिन बना हुआ है वहाँ पर 4 फायर फाइटर्स होते हैं। तो कुल मिलाकर एक गाड़ी में 6 लोग होते हैं और ये 6 लोग जिस भी जगह पर आग लगी होती है वहाँ पर फ़ौरन 1 मिनट के अंदर रवाना हो जाते हैं इस गाड़ी के अंदर बैठकर रेस्क्यू करने के लिए। 1 मिनट के अंदर हमने स्टेशन को छोड़ना होता है। हाँ, रास्ते में व्हीकल है, जाम की स्थिति हो है, उसमें टाइम लग जाता है, वरना हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए। हेलमेट, गमबूट और फायर सूट ये गाड़ी में ऑलरेडी रखा रहा है। हम जैसे ही फायर सायरन सुना उठ के भगले हैं, चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। बाथरूम में वो भी स्नान कर रहा है, वो भी ऐसे ही भग लेता है। और गाड़ी में आके बैठ के हेलमेट, गमबूट, डांगरी पहन के अपने रेडी हो जाए। लेकिन यही रिस्पांस टाइम रात के वक्त 1 मिनट से बढ़कर 2 मिनट हो जाता है। वजह ये कि अमूमन रात में स्टाफ आराम कर रहा होता है। असल में फायर फाइटर्स की ड्यूटी शिफ्ट के हिसाब से नहीं बल्कि ग्रुप के हिसाब से होती है। इनकी ड्यूटी 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक की होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जरूरत के हिसाब से स्टाफ कम है। हम हमेशा तैयार होते हैं। हमारी जो ड्यूटी आवर्स हैं वो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। दिल्ली फायर सर्विस के जो ग्रुप सी मेंबर्स हैं वो एक दिन ड्यूटी करते हैं 24 आवर राउंड द क्लॉक, और 24 आवर उनको फिर एक ब्रेक मिलता है। जो ग्रुप बी एंड अबाव ऑफिसर्स हैं उनको 72 आवर्स वो राउंड द क्लॉक ड्यूटी करते हैं, उसके बाद उनको 24 आवर का रेस्ट मिलता है। ड्यूरिंग दी ड्यूटी आवर्स हमारे जो भी ग्रुप बी और ग्रुप सी के ऑफिसर्स हैं या ग्रुप ए के ऑफिसर्स हैं वो ऑलवेज रेडी होते हैं टू रिस्पॉन्ड एनी इमरजेंसी। रात को शाम की जो हमारी रोल कॉल होती है उससे और मॉर्निंग की रोल कॉल तक ये रिस्पॉन्स टाइम 2 मिनट का है, क्योंकि लोग सो रहे होते हैं हमारे उस टाइम, तो सो के उठ के उनको जो है थोड़ा रिस्पॉन्स करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। हमें तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। हमें फायर स्टेशन भी 120 चाहिए जल्दी जल्दी, हमें इक्विपमेंट्स अप्लाइंसेस भी चाहिए जो कि हम डिप्लॉय कर सकें, और साथ ही साथ मैन पावर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आज की तारीख में मेरी है, क्योंकि मेरे पास आज की तारीख में 12,000 प्लस आदमी होने चाहिए ऑपरेशन के, लेकिन मेरे पास वो 2,500 ही हैं और वो 24 आवर राउंड द क्लॉक ड्यूटी कर रहे हैं। फायर फाइटर्स के लिए स्टेशन छोड़ने का रिस्पांस टाइम बेशक 1 मिनट है, पर दिक्कत ये होती है कि कई बार सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा होता है। मौका वारदात की दूरी भी स्टेशन से दूर, हर सेकंड या मिनट बेहद कीमती होता है। कई बार जिस जगह आग लगी होती है वहाँ रास्ता भी बेहद संकरा या भीड़ भाड़ वाला होता है। यही वजह है कि कई बार मौके पर पहुँचने में देरी भी हो जाती है। ये एक रियल कॉल है और हम इस रियल कॉल पर इस दमकल की गाड़ी में फायर फाइटर्स के साथ निकल गए हैं और देखिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है कि दिल्ली की ट्रैफिक से भी आपको जूझना है, आपको उस जगह पर कम से कम समय में भी पहुंचना है। तो ये ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर साहब बैठे हैं, साथ में एक इंचार्ज बैठे हैं और इस केबिन के पीछे एक और केबिन है जहां पर 4 फायर फाइटर्स बैठे हैं। अगर आप यहां से देख पा रहे हैं तो 4 फायर फाइटर्स हैं जो पीछे बैठे हुए हैं और ये पूरे इक्विपमेंट से लैस है और जल्दबाजी में फ़ौरन निकलते हैं। अगर कुछ रह जाता है तो उसे गाड़ी में ही पहनते हैं, जैसे कि हेलमेट आप देख रहे हैं, हेलमेट सामने रखा हुआ है और यहाँ पर इनके ये बूट्स सामने रखे हुए हैं। ये बूट्स जिससे पहन के वो अंदर जाते हैं जहाँ पर भी आग लगी होती है, इन बूट्स को पहनते हैं। वहाँ वो हेलमेट है उसे पहनते हैं और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते वो यहाँ से निकल जाते हैं। और लक्ष्य प्रायोरिटी सब एक होता है कि जल्द से जल्द उस जगह पर पहुँचा जाए जहाँ पर आग लगी हुई है। जिस चुनौती की हम बात कर रहे थे ना कि ट्रैफिक मिलता है और मतलब गाड़ी चाह कर भी जा नहीं पा रही है उस जगह पर समय पर, क्योंकि इस जगह को आप देखिए और नैतिकता है कि जो बाकी यहाँ के आम लोग हैं वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को अंदर तक पहुँचाया जाए और ख़ुद जो इसमें मौजूद फायर फाइटर्स थे वो उतर करके रास्ता भी क्लियर करते हैं और साथ ही साथ ये गाड़ी जो आगे बढ़ती है। तुर्कमान गेट है और यहाँ से सीधे अंदर हम जा रहे हैं। यहाँ पर एक बिरयानी शॉप में आग लगी है और
वहाँ पर उसे काबू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ तक एंटर करना वाकई बहुत मुश्किल था, बहुत कंजस्टेड एरिया है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है और यहाँ से उस जगह तक पहुँचना वाकई बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि कई लोग तो मदद करते हैं लेकिन कई लोग गाड़ियाँ रोकते नहीं हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को उसके चक्कर में रुकना पड़ता है, जिसकी वजह से नुकसान कई बार ज़्यादा हो जाता है। तो अभी हम देखिए ये जो इलाका है ये दिखाइए, ये इलाका किस तरीके का, कितना ज़्यादा आबादी वाला है, कितना ज़्यादा कंजस्टेड है और यहाँ पर आग लगी है। तो यहाँ पहुँचना कितना मुश्किल का काम है। सामने आप देख रहे हैं एक हमारे फायर फाइटर हैं जो रास्ते को क्लियर कराते हुए भागते हुए जा रहे हैं, ताकि कम से कम नुकसान उस जगह को हो सके, कम से कम नुकसान उस जगह पर जहाँ ये आग लगी है वहाँ पहुँच सके। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें थी, सेकंड फ्लोर पर फ्रिज में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जो वहाँ बुझा दी गई। तो अब खतरे में कोई भी नहीं है, ना किसी को कोई चोट लगी है। घर बंद था तो घर के अंदर फिलहाल कोई भी नहीं था, जिसके कारण से किसी को कोई चोट नहीं आई है। में आज की तारीख में जो ट्रैफिक के हालात हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि मैं जहाँ पर कॉल है उसकी नियर विसिनिटी में कितनी देर पहुँचने के बाद मेरे को लोकल प्रॉब्लम एनकाउंटर होती है, और एक है जो जनरल प्रॉब्लम है। दो तरह की प्रॉब्लम है। जनरल प्रॉब्लम मेरी जो है वो हर एरिया में है। जब मैं टर्नआउट होता हूँ तो ट्रैफिक इतना होता है रोड के ऊपर, उसको मेरे को मनूवर करने में काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद जब मैं लोकल एरिया जहाँ पे की कॉल है वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ के कंस्ट्रेंट्स मेरे को एनकाउंटर करने पड़ते हैं। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक शहर में नए बने घर और अपार्टमेंट्स का जो स्ट्रक्चर या डिजाइन है उसकी वजह से भी अब आग पर काबू पाने में काफी मुश्किल आती है। पुराने दौर के बने घरों में ऊंची छत, रोशनदान और खिड़कियां होती थी, जिसकी वजह से आग को फैलने में तब औसतन 15 से 17 मिनट का वक्त लगता था। लेकिन नए दौर के घरों में छत नीची हो गई है, रोशनदान और खिड़कियां कम, जिसकी वजह से आग 3 से 5 मिनट में ही पूरे घर में फैल जाती है। आज से जो 25 से 30 साल पहले बिल्डिंग बनती थी उनका डिज़ाइन इस तरह का था, उनकी छतें ऊंची थी, उनमें रोशनदान थे, जो घर के अंदर चीज़ें यूज़ हो रही थी वो ज़्यादा फ्लेमेबल नहीं थी कंपार्टमेंट्स के अंदर। तो जब कभी आग लगती थी कमरे में तो फ्लैश ओवर एक फिनोमिना होता है, जो फायर छोटी से होकर के और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचती कि पूरा कंपार्टमेंट, पूरा कमरा इन्वॉल्व हो जाए फायर में। 600 डिग्री के करीब टेम्परेचर जब हो जाता है तो ये फिनोमिना पहले 15 से 17 मिनट में होता था। अभी जो हमारी आज की तारीख में बिल्डिंगों के डिज़ाइन हो गए हैं, फॉल सीलिंग लगने लगी, छत की हाइट नीचे आ गई, रोशनदान ख़त्म हो गए, आप वॉल पैनलिंग करा रहे हो, आप कारपेट लगा रहे हो या वॉलपेपर लगा रहे हो, या बहुत सारा आपकी तारीख में फ्लेमेबल मटेरियल आपके कमरे में होता है, पीयू के जैसे सोफ़े, गद्दे, कुर्सी, ये सब जो है बहुत हाईली फ्लेमेबल है। तो आज की तारीख में ये हो गया है कि जब एक फायर शुरू होती है तो ऑक्यूपेंट को फ्लैश ओवर होने तक केवल 3 से 5 मिनट मिल रहे हैं। यूँ तो दिल्ली में आग लगने की बहुत सारी वजह हैं, लेकिन जिस एक चीज की वजह से सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाएं होती हैं वो है बिजली के तार। बिजली के तार की वजह से लगने वाली आग की भी वजह है। दिल्ली में हर साल 36,000 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं होती हैं। इनमें बहुत से लोगों की जानें जाती हैं या फिर लोग घायल होते हैं। पर दिल्ली की इसी आग को बुझाने के दौरान दिल्ली फायर सर्विस के अब तक 23 फायर फाइटर्स अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरे साल दिल्ली में जो हमने, पिछले साल हमारे 36,000 प्लस कॉल्स थी, इस साल हमारी 38,000 प्लस कॉल्स हैं पूरे ईयर की। इंजरीज़ आपको होती हैं हमारे फायर फाइटर्स को जब हम कोई भी, क्योंकि बेसिकली फायर फाइटिंग ही नहीं करते, रेस्क्यू भी ऑपरेशंस भी हम लोग करते हैं दिल्ली के अंदर सारे। और जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है उसको कहीं ना कहीं चोट कभी ना कभी ज़रूर लगी होती है, या तो कम लगी होंगी या ज़्यादा लगी होंगी, डेट डिपेंड्स कि उसने कितनी कॉल अटेंड करी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 16 साल फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा हूँ, तो मेरी 2 रिब टूटी हुई हैं, दोनों स्कैपुला टूटी हुई हैं, पीछे बर्न इंजरी हैं। तो वो एक एक्सपोजर है हमारा, तो वो एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, तो वो चोटें भी लगती हैं और जाने भी जाती हैं। इस तरह से हमारे बहुत सारे फायरमैन सभी इंजर्ड होते हैं, छोटी मोटी चोटें सबको लगती रहती हैं। लेकिन इसमें जो हिस्ट्री है दिल्ली फायर सर्विस की, इट्स ए गैलेंट फायर सर्विस। अभी तक हमारे पास 171 हमारे पास प्रेजेंट मेडल हैं इस सर्विस के पास, जो वीरता के लिए लोगों को मिले हैं। उसमें से 23 लोग जो हैं हमारे वो शहीद भी हो चुके हैं आज तक। हालांकि हर फायर फाइटर को फायर सर्विस में ज्वाइन कराने से पहले एक मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना होता है। फाइटर्स की 2 तरह की ट्रेनिंग है। जो हमारे ग्रुप सी हैं
वो सारे हमारे ही ट्रेंड किए हुए लोग होते हैं। उनको हम हमारा नेशनल लेवल का एक हमारे पास ट्रेनिंग एकेडमी है, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट एकेडमी रोहिणी में है। वहाँ से हम उनको 6 महीने की ट्रेनिंग कराते हैं अपनी। उसके बाद जो है वो लोग फायर सर्विस में इंडक्ट होते हैं हमारे यहाँ। और जो हमारे ऑफिसर्स हैं ग्रुप बी एंड अबव, ये सभी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर या उसके इक्विवेलेंट जो इंस्टीट्यूट बाद में खुल गए हैं उनसे क्वालिफाइड हैं सारे। हम फायर फाइटर में भर्ती हुए हैं, उसी तरीके से शरीर को आदत बन जाती है पैर के उसमें काम करने की। जब आप लोग किसी रेस्क्यू पर पहुंचते हैं तो कई लोग कई बार फंसे होते हैं और किसी का बच्चा अंदर रह गया, माँ बाहर है, तो वहाँ पर अपनी जॉब करने के साथ साथ एक इमोशन को भी आप लोगों को मेंटेन करना होगा, उनको थोड़ा दिलासा भी देना होगा, नहीं हम जा रहे हैं कर लेंगे, वो उसको कैसे डील करते हैं? अपनी जान को खतरे में डाल के उन्हें बचाने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। अपनी जान की परवाह की बाजी लगा देते हैं उनके चक्कर में। हालांकि बढ़ती आबादी के मद्देनजर जल्द ही दिल्ली में 50 नए और फायर स्टेशन बनाने की तैयारी है। इस तरह दिल्ली में फायर स्टेशन की तादाद 70 से बढ़कर 120 हो जाएगी। हालांकि फायर स्टेशन या फायर फाइटर की तादाद जरूर बढ़ जाएगी। फायर स्टेशंस भी हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि इस साल हम 8 फायर स्टेशंस को हमने टेकअप किया हुआ है, तो जल्दी ये फायर स्टेशंस भी ऐड होंगे। और नेक्स्ट हमारा प्लान है अगले 5 से 6 साल का कि हम ये 120 फायर स्टेशन हम दिल्ली में कर दें, जो कि मास्टर प्लान दिल्ली 2021 की रिक्वायरमेंट भी है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम वो प्लान भी कर रहे हैं। लेकिन फायर डिपार्टमेंट के सामने एक अलग तरह की चुनौती भी होती है। दिल्ली में ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जिनमें कई वीवीआईपी इमारतें भी हैं जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा नहीं करती। जिस तरह हथियारों के लिए लाइसेंस लेना होता है, ठीक उसी तरह हर बड़ी इमारत के लिए भी फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेना जरूरी होता है। हालांकि दिल्ली में मौजूद पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या एम्स जैसे अस्पतालों के लिए फायर सर्विस के अलग से भी खास इंतजाम है। बिल्डिंग एक जैसी होती हैं, सारे आदमी एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो कहीं भी रह रहा है, चाहे वो झुग्गी में, उसकी लाइफ भी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर वो कहीं राष्ट्रपति भवन में रह रहा है, हमारी लाइफ उसके लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट है। वी गिव सेम इम्पोर्टेंस। तो ऐसा नहीं है कि हम डिस्टिंग्विश करते हैं वीआईपी और नॉन वीआईपी को, बट हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी बिल्डिंग्स हमारे प्रीव्यू में आती हैं, जो भी हमारे पास लोकल अथॉरिटी से रेफर होकर के आ जाती हैं, उनको हम बाकायदा इंस्पेक्शन करते हैं, एडवाइजरी इशू करते हैं और उसका कंप्लायंस भी इंश्योर करते हैं। तो जो कुछ इस तरह की बिल्डिंग है जो सेंसिटिव बिल्डिंग मैं कह सकता हूँ नेशनल प्रायोरिटी से, तो उन बिल्डिंग्स के अंदर हमने लोकल फायर स्टेशंस भी खोल के दिए हुए हैं उनको। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा एक फायर स्टेशन है, उसका ज्यूरिडिक्शन केवल सुप्रीम कोर्ट है, वो उसी के लिए है। सिमिलरली हमारा जो है आपका टाउन हॉल में एक है, एक एम्स में हमने अभी एक फायर स्टेशन खोला है। तो इस तरह से जहाँ हमें लगता है प्राइम इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट हमारे पास अगर आती है तो हम वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करते हैं, फायर स्टेशन की खोल के गाड़ी वहाँ प्लेस कर देते हैं। तो अगली बार दिल्ली की सड़कों पर जब भी आपको सायरन बजाते दिल्ली फायर सर्विस की ये गाड़ियां दिखाई दे, तो सबसे पहले तो इन्हें फौरन रास्ता दे और दूसरा इन गाड़ियों में बैठे फायर फाइटर्स को दिल से दुआ दे। याद रखिएगा, घर दुकान किसी का भी जल रहा हो, उस जलती आग में सबसे आगे आगे और सबसे पहले यही कूदते हैं अपनी जान दांव पर लगाकर। इसीलिए ये फ्लावर भी हैं और फायर भी। कैमरामैन नासिर खान के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। हमारे रक्षक, हमारे फायर फाइटर्स के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही।